जोजो टीवी। सुनहरा हंस और बेवकूफ मोर। पहाड़ों के ऊपर जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत झील में खूबसूरत सुनहरे हंस का राजा रहता था। वो दिल का बहुत ही नेक और दयालु था। उसके राज्य में रहने वाले सभी हंस बहुत खुश थे। उसके पड़ोसी राज्यों से भी अच्छे संबंध थे। राजा हंस की 3 बेटियां थीं, लेकिन उनमें सबसे खूबसूरत सुनहरे रंग वाली बेटी हंसा थी। वो अपनी हंसा बेटी से बहुत प्यार करता था। ओ मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? पिताजी, मुझे आज मोती खाने हैं। क्या कहा, मोती? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा बेटा। राजा अपनी बेटी की सभी इच्छाएं पूरी करता था। जब हंसा बड़ी हो गई तो राजा हंसा की शादी की चिंता करने लगता है। शादी की बात करने पर हंसा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अपना वर खुद चुनूंगी। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं सभी पक्षी देशों को स्वयंवर के लिए न्योता दे देता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, हमें अपनी मान मर्यादा का पूरा ध्यान रखना होगा। ठीक है पिताजी। राजा हंस सभी पड़ोसी पक्षी देशों में अपनी बेटी के स्वयंवर की खबर भेज देता है। स्वयंवर का दिन आ जाता है। सभी पक्षी देशों के राजकुमार सज धज कर हंस देश पहुंचते हैं। इनमें से तोता राजकुमार, सारस राजकुमार और पड़ोसी देश के हंस राजकुमार तो होते ही हैं, लेकिन दूर दराज मोर देश के खूबसूरत मोर राजकुमार भी आता है। मोर राजकुमार अपने रंग बिरंगे पंखों के कारण बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था और उसे इस बात का बहुत घमंड भी था। सुनहरी हंस राजकुमारी से तो मैं ही शादी करूंगा, क्योंकि यहाँ मेरे अलावा और कोई इतना खूबसूरत नहीं है। स्वयंवर शुरू होता है। हंसा राजकुमारी को मोर राजकुमार उसके पंखों की खूबसूरती के कारण पसंद आ जाता है और वो अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैं तो मोर राजकुमार से ही शादी करूंगी। सभी लोग मोर राजकुमार को बधाई देते हैं, लेकिन यह खबर सुनकर मोर राजकुमार घमंड में भरा जा रहा था और अचानक राज्य सभा में ही जोर जोर से शोर करके पंख फैलाकर नाचने लगता है। यह बात राजा हंस को अच्छी नहीं लगती। वो मोर राजकुमार से कहते हैं, राजकुमार मोर, आपको थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए। यह सुनकर राजकुमार मोर कहता है, राजा हंस, मैं आपका होने वाला दामाद हूँ। आपको मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर राजा हंस को गुस्सा आ जाता है और राजा हंस मोर को राज्य से निकल जाने के लिए आदेश दे देते हैं। अपने पिता की बेइज्जती होते हुए हंसा भी मोर को ठुकरा देती है और हंसा की शादी पड़ोसी राज्य के सुंदर हंस से हो जाती है और वो दोनों हंस राज्य में खुशी खुशी रहने लगते हैं। घमंडी मोर को अपनी गलती का सबक मिल जाता है और उसे बहुत पछतावा भी होता है। चांदपुर गांव में प्रवेश नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो गांव में लोगों के घरों में काम करके अपना गुजर बसर किया करता था। प्रवेश इतना गरीब था कि उसके पास गांव में रहने के लिए घर भी नहीं था। गांव में सभी लोग उसे रोटी और कपड़ा तो दिया करते थे, लेकिन रहने के लिए कोई उसे मकान नहीं दिया करता था, ना ही उसे कोई गांव में रुकने देता था। इसीलिए वो गांव के बाहर तालाब के पास एक झोपड़ी बनाकर रहता था, क्योंकि उस तालाब के पास गांव का कोई आदमी नहीं जाता था। सब लोग उस तालाब में रहने वाले एक बहुत बड़े सांप से डरा करते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि वो सांप तालाब के पास जाने वाले हर जीव को खा जाता है। प्रवेश भी वहाँ पे डर डर कर रहने लगा, लेकिन वो वहाँ झोपड़ी बनाने के बाद सबसे पहले तालाब में पूजा करने गया। हे तालाब में रहने वाले नाग देवता, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। कृपया मुझे यहाँ तालाब के पास झोपड़ी बनाकर रहने दो। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, आप मेरी रक्षा करो और समय आने पर मैं आपके लिए जो हो सके वो करूँगा। प्रवेश के ऐसा कहते ही तालाब में से एक बहुत बड़ा सांप बाहर निकला और वो अपना फन फैलाकर प्रवेश के सामने खड़ा हो गया।
परवेश की धड़कनें रुकने लगी थी। लेकिन तभी वो सांप जैसे तालाब से बाहर आया था वैसे ही तालाब में वापस चला गया। ये देखकर परवेश ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और इस तरह परवेश वहाँ तालाब के पास झोंपड़ी बनाकर रहने लगा। वो दिन भर गांव में काम करता और शाम को आकर अपनी झोंपड़ी में रहने लगता। कई साल ऐसे ही बीत गए, लेकिन एक दिन परवेश हैरान होकर देखने लगा कि उस तालाब के पास काफ़ी सारे लोग इकट्ठे थे। कई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी वहाँ थी और गांव के सरपंच भी वहाँ थे, जो एक आदमी से कुछ कह रहे थे। अरे इंजीनियर साहब, यही है वो तालाब जहाँ पे बहुत बड़ा सांप रहता है। अब यहाँ से सड़क बनानी है तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा। ये बात सुनते ही परवेश समझ गया कि जो गांव के पास से सड़क बननी थी वो इस तालाब के पास होकर गुजरेगी। तभी वहाँ खड़े एक बहुत बड़े इंजीनियर ने कहा, अरे सरपंच जी, आप फिक्र मत कीजिए, ऐसे सांपों को तो हम 2 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, कुचल के रख देंगे इस नाग को। ऐसा सुनते ही परवेश वहाँ आया और वो हाथ जोड़कर सरपंच और इंजीनियर से कहने लगा, अरे साहब, आप सांप को मारिए मत, वो कुछ नहीं कहेगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं इस सांप को यहाँ से लेकर कहीं चला जाऊँगा। अगर आप कहें तो मैं पास वाले जंगल में चला जाऊँगा, आप उसे मारिए मत। अरे अरे रुको रुको, कौन हो तुम? सरपंच ने परवेश के बारे में सभी लोगों को बताया। सरपंच की बात सुनकर फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम ऐसा करते हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो सांप जंगल में बड़े आराम से रह सकता है, अगर चाहो तो तुम भी उसके साथ रह सकते हो। परवेश ने हाथ जोड़कर नाग देवता का ध्यान किया। नाग देवता प्रणाम, आपने सब सुन ही लिया होगा। अब हमारा यहाँ से जाने का समय आ गया है। नाग देवता, आप कृपा करके मेरे साथ चलिए। और सांप परवेश के पीछे पीछे एक छोटे बच्चे की तरह जंगल में चला गया। सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए। अब परवेश और सांप जंगल में अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगे और गांव की तरक्की का रास्ता, वो सड़क भी बड़े आराम से बन गई। इसीलिए कहते हैं ना कि प्यार से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। जादुई गाय का बदला। एक गांव में महेश नाम का एक आदमी अपनी माँ के साथ रहा करता था। वो चरवाहा था। वो गांव की सभी गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करता था। गांव के सभी लोग उसको इस काम के लिए पैसे दिया करते थे। महेश अपनी गायों से बहुत प्यार किया करता था। अरे मीना, चंपा, चमेली, कमला कहाँ चली गई? आ जाओ, घर नहीं जाना है, शाम हो गई है। महेश की आवाज़ सुनते ही सभी गायें दौड़ी चली आया करती थी। एक दिन महेश की मौसी विमला उसकी माँ से मिलने आई। अरे कमला, तुम्हारा महेश तो देखो कितना बड़ा नौजवान बन गया है। इसकी शादी वादी करनी भी है कि नहीं? हाँ विमला दीदी, शादी तो करनी है, मगर इसे अपनी बेटी देगा कौन? अरे हमारे पड़ोसी छन्नू लाल की बेटी नहीं है, वही रमा, उससे शादी करवा देती हूँ मैं इसकी। हाँ। महेश की माँ अपनी बहन की बात मान लेती है और महेश की शादी छन्नू लाल की बेटी रमा से हो जाती है। रमा देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन दिल की बहुत कुटिल थी। शादी के बाद महेश ने उसे अपनी सभी गायों से मिलवाया, लेकिन उन्हें देखकर रमा नाक मुंह सिकोड़ने लगी। क्या तुम आराम से इनके साथ साथ चलते रहते हो? इन गायों के ऊपर बैठ कर जाया करो। 2 बार चाबुक लगेगा तो भागने लगेंगी। इनके साथ सख्ती से पेश आया करो। अरे नहीं रमा, ऐसी बात नहीं है, ये सारी गायें बड़ी समझदार हैं। लेकिन रमा ने महेश की एक ना सुनी। वो जब भी महेश के साथ गायों को जंगल लेकर जाती, वो एक न एक गाय पर बैठ जाती और उन्हें डंडे से मारने लगती। वो जंगल में गायों को पूरा चारा भी चरने नहीं देती थी और जल्दी ही उन्हें डंडे से हाँककर गांव वापस ले जाया करती थी। रमा की इस हरकत से सभी गायें बड़ी परेशान हो गईं। अरे चंपा बहन, इस रमा ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। महेश तो कितना ख्याल रखता था हमारा। हाँ चमेली, हमें तो इसे सबक सिखाना चाहिए। गायों की बात सुनकर वहाँ अचानक एक देवी प्रकट होती है। चिंता मत करो, आज के बाद तुम सभी अपना आकार और व्यवहार बदल सकते हो और इसी तरह तुम रमा से अपना बदला पूरा कर पाओगे। ये मेरा आशीर्वाद है। गायों को आशीर्वाद देने के बाद देवी गायब हो जाती है। तभी वहाँ रमा आ जाती है और गायों को डंडे से मारते हुए कहती है,
अरे अरे बहुत हो गया, यहाँ पर पत्तियाँ ही चढ़ती रहोगी या घर भी जाना है? ऐसा कहकर वो चमेली नाम की गाय के ऊपर बैठ जाती है। लेकिन गांव के रास्ते में चमेली अपना आकार बदलकर बहुत छोटा कर लेती है। चमेली के एकदम छोटा होते ही रमा उसके ऊपर से गिर जाती है। तभी अचानक पीछे से चंपा नाम की गाय रमा को उठाकर एक ऊंचे पेड़ के ऊपर टांग देती है। पेड़ के ऊपर टंगने के बाद रमा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रमा की आवाज सुनकर महेश वहां आ जाता है। महेश अपनी गायों से रमा को नीचे उतारने के लिए कहता है। चंपा रमा को पेड़ से नीचे उतार लेती है। नीचे उतरते ही रमा सभी गायों के आगे हाथ जोड़ती है और सबसे माफी मांगती है कि वो उन्हें दोबारा कभी तंग नहीं करेगी। और महेश अपनी माँ और रमा के साथ फिर से अपनी गायों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। सोने का स्कूल। एक समय की बात है, एक गांव में सुशील नाम का एक आदमी अपनी बेटी मोना के साथ रहता था। मोना बहुत ही होशियार और नेक लड़की थी। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मोना ने अपनी शिक्षा गांव के स्कूल में ही की थी, जहां वो हर साल प्रथम आती थी। सुशील एक अनपढ़ किसान था, लेकिन वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता था। स्कूल में शिक्षा खत्म होने के बाद मोना को कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना पड़ रहा था। मोना की आगे की पढ़ाई के बारे में सुशील को चिंता होने लगी। अब तो मोना को आगे पढ़ाने के लिए मुझे स्कूल से शहर भेजना पड़ेगा, लेकिन वहाँ तो बहुत पैसे लगेंगे। चलो जाकर देखता हूँ। अगले दिन सुशील शहर जाकर कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलता है और उनसे मोना की एडमिशन की बात करता है। मोना की मार्कशीट देखकर और सुशील की बातें सुनकर कॉलेज के प्रिंसिपल उससे कहते हैं, देखो तुम्हारी बातें बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी बेटी के नंबर अच्छे हैं और तुम उसे पढ़ाना भी चाहते हो, लेकिन इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए तुम्हें कम से कम इतनी फीस तो देनी ही पड़ेगी। क्या तुम दे पाओगे? जी सर, मैं गरीब बेशक हूँ, लेकिन अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। आप बस उसकी एडमिशन कर दीजिए। तो ठीक है, 2 दिन बाद तुम पैसे लेकर आ जाना, बाकी सारी फॉर्मेलिटी अभी बाहर जाकर पूरी कर लो। सुशील फॉर्मेलिटी पूरी करके घर आ जाता है, लेकिन उसे चिंता थी कि वो 2 दिन बाद कैसे कॉलेज की फीस जमा करेगा। सुशील इसी चिंता में सो जाता है, लेकिन सोने के बाद सुशील को एक जादुई देवी दिखाई देती है, जो कि उससे कहती है, सुशील उठो, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये लो, ये रहा एक सोने का स्कूल। ये तुम्हारी बेटी को पढ़ाने में मदद करेगा, लेकिन ध्यान रहे लालच ना करना। और वो देवी ऐसा कहते ही गायब हो जाती है। तभी अचानक सुशील की नींद खुल जाती है और वो सपने के बारे में सोचने लगता है। तभी उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ नजर आता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो उसी स्कूल का मॉडल था जो उसे वो देवी देना चाहती थी। सुशील उठकर देखता है तो वो पूरा सोने का बना हुआ था। अब सुशील समझ जाता है कि देवी ने उसे सोने का स्कूल देखकर उसकी मदद की है। सुशील अगले ही दिन वो सोने के स्कूल का मॉडल शहर एक सुनार के पास गिरवी रख देता है। सेठ जी, मैं ये सोने के स्कूल का मॉडल आपके पास गिरवी रखना चाहता हूँ। मुझे बस अपनी बच्ची की शिक्षा के लिए कुछ पैसे चाहिए। हाँ, ठीक है भाया, ये तो खरे सोने का है। हाँ, लेकिन पैसे वापस ना करोगे तो मैं इसे बेच दूंगा। अरे नहीं सेठ जी, मैं समय पर आपके पैसे वापस कर दूंगा। और इस तरह सोने के स्कूल से मिले पैसों से वो अपनी बेटी की शहर के कॉलेज में एडमिशन करवा देता है और बड़ी मेहनत करके जल्दी ही सुनार के पैसे वापस कर देता है और वो सोने का स्कूल वापस लेकर अपने घर में सजा देता है। और इधर उसकी बेटी मोना पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाती है। अब सुशील के सभी सपने पूरे हो चुके थे। सुशील उस सोने के स्कूल का धन्यवाद करता है और साथ ही साथ देवी सरस्वती का भी, जिन्होंने उसकी सोने का स्कूल देकर मदद की थी। एक गांव में लालाराम नाम का एक सेठ रहता था। वो बहुत ही कंजूस था, लेकिन उसके शौक बहुत बड़े बड़े थे। उसका एक सबसे बड़ा शौक था कि वो एक बहुत बड़ा महल बनाए, जिससे कि उसके इलाके में उसकी इज्जत और बड़ी हो जाए। इसके लिए उसने अपने पास काफ़ी पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया और साथ ही महल बनाने के लिए एक अच्छे कारीगर और ठेकेदार को ढूंढना भी शुरू कर दिया। पास ही के गांव में चंदू नाम का एक भवन निर्माण करने वाला ठेकेदार रहता था।
वो बहुत ही अच्छे मकान बनाया करता था। उसके पास कारीगरों की बहुत अच्छी टीम थी। लालाराम एक दिन चंदू के पास गया। अरे भाई चंदू, तुम्हारा बहुत नाम सुना है हमने, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? अरे जी हाँ सेठ जी, बताइए क्या काम है? भाई एक मेरे लिए छोटा सा महल बनाना है, अब बना पाओगे तुम? हाँ सेठ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है भाई, आ जाओ फिर गांव में। सेठ लालाराम चंदू को मकान बनाने की पेशगी देकर अपने घर वापस चले जाते हैं। 2-3 दिन के बाद ही चंदू अपने कारीगरों को लेकर लालाराम के घर पहुंच जाता है और लालाराम उन्हें लेकर उस जगह जाते हैं जहां पे कि महल बनाना था। भवन निर्माण के लिए पूजा पाठ करने के बाद चंदू मकान बनाने का काम शुरू कर देता है। एक दिन वो सेठ के पास जाता है। अरे चंदू, आओ आओ, कैसे आना हुआ? सेठ जी, महल का ढांचा खड़ा हो गया है, आप कह रहे थे ना वो बेशकीमती पत्थर लगाने के लिए, तो वो पत्थर दे दीजिए ताकि मैं पत्थर लगाने का काम शुरू कर सकूं। सेठ लालाराम अपने नौकर श्यामू को आवाज लगाकर कहते हैं। अरे श्यामू भाई, इन्हें वो पत्थर तो दे दो। सेठ लालाराम का नौकर श्यामू सारे के सारे कीमती पत्थर लेकर महल वाली साइड पर पहुंच जाता है और वो सारे पत्थर चंदू और उसके कारीगरों के सुपुर्द कर देता है। लेकिन अगले दिन सुबह जब वो लोग वहां आते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां से सारे पत्थर चोरी हो गए थे। चंदू भागता हुआ जाकर सेठ लालाराम को सारी बात बताता है। चंदू की बात सुनकर सेठ लालाराम गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, देखो चंदू, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने पत्थर तुम्हें दिए थे, अब तुम्हें ही पत्थर लाने पड़ेंगे। तुम कहीं से भी पत्थर लाओ और मेरे महल का काम खत्म करो। चंदू वहां से मायूस होकर चला जाता है और सोचते सोचते वो कब जंगल में पहुंच जाता है उसे पता भी नहीं चला। लेकिन जंगल के बीचों बीच चंदू हैरान रह जाता है कि एक पेड़ के अंदर से रोशनी आ रही थी। चंदू जब उस पेड़ के पास जाकर देखता है तो और भी हैरान होता है, क्योंकि वो सारे बेशकीमती पत्थर उसी पेड़ के अंदर छुपा कर रखे थे और वहाँ 2 आदमी बैठकर बात कर रहे थे। अरे श्यामू, हमारे सेठ जी तो बड़े चालू निकले, अपने पत्थर खुद ही चोरी करवा दिए और इल्जाम बेचारे चंदू ठेकेदार पे डाल दिया ताकि सारा काम मुफ्त में हो जाए। अब चंदू को सारा माजरा समझ आ गया था। वो अपने सारे कारीगरों को बुलाकर श्यामू और उसके साथी की पिटाई करता है और सारे पत्थर ले जाकर वापस महल में रख देता है। सारे पत्थर महल वाली जगह रखवाने के बाद चंदू श्यामू को लेकर लालाराम के घर पहुंचता है। लालाराम उन दोनों को देखकर हैरान रह जाता है। तब चंदू उससे कहता है, सेठ जी, मुझे आपकी सारी करतूत का पता चल गया है, अब आपको मुझे डबल पैसे देने होंगे, वरना मैं आपकी सच्चाई सारे गांव वालों को बता दूंगा और आपकी बहुत बदनामी होगी। और इस तरह सेठ लालाराम की चालाकी उन पे ही भारी पड़ जाती है और वो चंदू को डबल पैसे देते हैं। लेकिन चंदू उनका महल बहुत अच्छे से बनाता है कि कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए।